Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Muhammad Sadiq and this is a segment of NEET Physics PYQs analysis in the context of current exam pattern and NCERT textbook. So इसमें हम 2019 and 20 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं वो डिस्कस कर रहे हैं. एंड एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है कि एक बार जब ये PYQs का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम NCERT टेक्स्ट प्लस जो एग्जाम्पलर है उससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करके आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू फाइंड आवर कंटेंट यूजफुल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट कि आपसे कोई भी जो है वीडियो मिस ना हो. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज जो है वो हम थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे. सो इसमें थर्मोडायनेमिक्स से 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. क्या है ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज़ नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय अ सिस्टम. तो काफ़ी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में मालूम हो कि कौन सा प्रोसेस क्या होता है, किसमें हीट एक्सचेंज, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी के चेंजेस कैसे होते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक वन. वी ऑल नो दैट एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें किसी तरह का हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नहीं होता है. सो यहाँ पर तो ये बात ठीक है, बट इसमें अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पार्ट की बात करें तो एक और इसी के साथ प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन. ओके, सो फ्री एक्सपेंशन में क्या है कि अगर सिस्टम या गैस जो है वो वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है तो उसको हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक. सो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई गैस है वो वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही होगी. सो अगर वो प्रोसेस बहुत फास्ट है और ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है, सो ऑफ कोर्स वो एडियाबैटिक है, बट उसके साथ साथ वो फ्री एक्सपेंशन का भी केस हो सकता है. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आ जाएँ तो वो हमें वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा. एंड फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो हम आपके साथ एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक है, एडियाबैटिक आंसर हो जाएगा. ओके, 2020 में इसी थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आया था, अब ये जो 2020 में क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल टिपिकल एग्जांपल है फ्री एक्सपेंशन का. सो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है. 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is. ओके, सो इसमें भी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेसेस दिए हुए हैं. अब यहाँ पर जो इस तरह का ये केस जो दिया हुआ है कि उसमें एक चैम्बर है और उस चैम्बर के एक पार्ट में गैस है और दूसरा पार्ट जो है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड है. एंड देन जो पार्टीशन है उसमें से हम गैस के फ्लो को अलाउ करें तो यहाँ पर जो गैस है वो वैक्यूम में एक्सपेंड करेगी, जो इवैक्यूएटेड पार्ट है उसमें एक्सपेंड करेगी. इसी को ही हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन. ओके, अब अगर यहाँ पर ये सिस्टम हमारा जो पूरा चैम्बर है वो थर्मली इंसुलेटेड भी है तो वहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा. तो ऑफ कोर्स ये एडियाबैटिक भी है, साथ साथ में फ्री एक्सपेंशन की भी कैटेगरी में आ सकता है. सो ऑप्शंस अगर हमें फ्री एक्सपेंशन दिए हुए हों, एडियाबैटिक ना दिया हुआ तो वही हमारा आंसर हो जाएगा. तो फिलहाल यहाँ पर ये एडियाबैटिक दिया हुआ है, ये ध्यान में रखते हुए कि देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज, सो उस हिसाब से ये एडियाबैटिक हो जाएगा. बट ये फ्री एक्सपेंशन का भी केस हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये NCERT में ये एक छोटी सी चीज़ है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होते हैं, उस टॉपिक में ये थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ NCERT में, इसमें बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है. तो उसमें ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, दिया हुआ है फिगर 12.6 जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट में फिगर है उसमें पहले क्या है कि एक पार्टीशन है, लेफ़्ट में गैस है और राइट साइड पूरा इवैक्यूएटेड है. एंड देन वो पार्टीशन हटा दिया जा रहा है और गैस जो है वो वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है. सो इसी में ये देखिए यहाँ लिखा हुआ द पार्टीशन इन द बॉक्स इज सडनली removed leading to free expansion of the gas. तो यहाँ हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा. प्लस इसमें फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो हम आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या है. ओके, सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू.
सो किसी सिस्टम, किसी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन इट्स मास, नो। इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम कॉन्सेप्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस पे आते हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसमें जो पोस्टुलेट्स होते हैं, उन पोस्टुलेट्स की बेसिस पर जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी रैंडम मोशन की वजह से। किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी वो एक आइडियल गैस से हम एसोसिएट नहीं करते हैं, मतलब वो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड जो गैस है, आइडियल गैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती जो होती है वो डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर आइडियल गैस है ये, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। फर्दर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम, प्रेशर और भी चीज़ें होती, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आइडियल गैस रिलेशन PV = nRT यहाँ से होता है। बट टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, देन P और V पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक। उसका प्रेशर भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। अगर कोई एक चीज़ कांस्टेंट रखें तो दूसरा इंक्रीज़ करेगी। सो यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज इन इट्स मास, नो, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी तरह का कोई मास नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी। डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, नो, ऐसा नहीं होगा। यू कैन सी PV = nRT जो रिलेशन है वहाँ से हम देख सकते हैं कि सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि गैस फिल्ड इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में है, सो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है? डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी, सिंस वॉल्यूम जो है वो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले रहे हैं, सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से हमारा आंसर हो गया इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फर्दर इसमें NCERT में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ से रिलेटेड जो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं वो एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये 13.4 जो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, ये आपके सामने है। इसमें काइनेटिक थ्योरी के जो भी पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। हर एक पोस्टुलेट पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट था। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको वहाँ पर NCERT में से ज़रूर पढ़नी चाहिए, दैट इज़ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी आती है, प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करती है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। एंड जब हम किसी सैंपल की, किसी मोल, एक मोल सैंपल है या नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसकी एनर्जी निकालते हैं तो वो कितनी होती है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप पोस्टुलेट्स प्लस जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है NCERT में, उसको ज़रूर पढ़िए। ये ऐसा पैसेज है जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन फ्री पाथ जो होता है उससे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन या कुछ वेरिएशन का बहुत स्कोप नहीं होता है। सो देखें हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस with molecular diameter d and number density n can be expressed as। सो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला क्या होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। सो NCERT में ये टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है मीन फ्री पाथ का, एंड ये आप उसको एक बार देख लीजिए। मीन फ्री पाथ का जो आइडिया होता है बस उसको एक बार हम समझ लें तो वहाँ से सारी चीज़ हो जाएंगी, प्लस जो फॉर्मूला होता है उसको अगर हम देख लें तो वो बात वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सो इसमें जो हमें दिया हुआ है मीन फ्री पाथ का जो एक्सप्रेशन होगा, दैट एक्सप्रेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n इंटू d², ये होता है। ओके, अब यहाँ पर लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ के लिए यूज़ किया जा रहा है। नाउ मीन फ्री पाथ क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब काइनेटिक थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स है उसके हिसाब से गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑल द टाइम रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। एंड
पोस्टुलेट्स में ये लिया जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो होती हैं बहुत लार्ज होती है, मॉलिक्यूल के साइज़ के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक तरह का कोलिजन होता है। अब यहाँ पर कोलिजन भी कैसा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जब बहुत पास में आ जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो कोलिजन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे से वो उनके बीच में इम्पैक्ट हो जाएगा, वो कांटेक्ट में आएंगे। नो, दे विल कम सो क्लोज टू ईच अदर कि उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो उनके मोमेंटम या वेलोसिटीज़ को ऑल्टर कर सकता है। सो दैट वी कॉल कोलिजन। ना उस कोलिजन की वजह से जो उनका पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सकता है, उनका पाथ जो होता है कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहता है। सो ऑन एन एवरेज बिटवीन टू कोलिजन्स कोई एक गैसियस पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को ही हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एंड उसका जो हम जो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं उसके हिसाब से हम फॉर्मूला जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1/2 पाई एन डी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि स्मॉल n जो है ये है नंबर डेंसिटी, दैट इज़ नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड d जो है ये डायामीटर है, डायामीटर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। वी नो कि एक रिलेशन होता है काइनेटिक थ्योरी में, PV इज़ इक्वल टू NkBT। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है यहाँ पर कैपिटल N वो टोटल नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हैं, KB बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। सो यहाँ से अगर हम लिखें सो P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N/V एंड देन KB इंटू T, ये हो जाएगा। सो N/V जो यहाँ पर है वही क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो N/V को हम स्मॉल n अगर लिखें सो स्मॉल n यहाँ से क्या हो जाएगा, P/KBT, ये हो जाएगा। सो स्मॉल n को हम मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले में अगर पुट करें तो जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/√2 पाई एंड डी स्क्वायर, एंड n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P एंड देन KB जो है ये ऊपर चला जाएगा एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T भी ऊपर चला जाएगा। सो ये फॉर्मूला भी मीन फ्री पाथ को गवर्न करता है। एंड इस फॉर्मूले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज़ कि अगर गैस जो हमारा सिस्टम है गैस है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, किसी गिवन कंटेनर में, किसी फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर में हमने गैस ले रखा है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दैट केस वॉल्यूम कांस्टेंट होने के सिनेरियो में प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, या फिर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। इन दैट केस जो मीन फ्री पाथ है वो टेम्परेचर पर या प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन आया भी है पिछले एग्जाम्स में कि अगर एक वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम का सिस्टम है, हमारा गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसका मीन फ्री पाथ जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल टेम्परेचर्स। ओके, सो ये एक पॉइंट है जिसको आपको यहाँ से ये ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी जो मीन फ्री पाथ दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें एक थोड़ा सा जो आइडिया, जो थ्योरेटिकल आइडिया है, कैलकुलेशन आप स्किप कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आप जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो उसको याद कर लीजिए, बाकी जो थ्योरेटिकल आइडिया, जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी हम KTG से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, एंड ये हमें दिया हुआ है। ओके, सो ये है क्वेश्चन, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज, KB बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो ये भी बड़ा बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वो जो अभी हमने आपको रिकमेंड किया है कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, उस टॉपिक से ही ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। सो उसको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी का रिलेशन, वो और मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस क्या हो सकती हैं, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ उस डिस्कशन से वो पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसमें कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होंगे और वो सबके सब एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएंगे। उससे बाहर आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है जो पैटर्न अभी चल रहा उसके लिए।
ओके, सो यहाँ पर हमें मोनोटॉमिक गैस है और एवरेज थर्मल एनर्जी निकालना है। अब इसमें भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ होती है सिंगल पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी और एक चीज़ होती है एवरेज एनर्जी। सो एवरेज एनर्जी जो होती है वो पूरे सैंपल की बात की जाती है। तो पूरे सैंपल की अगर हम बात करें तो जो एनर्जी होती है, अगर एक सिंगल पार्टिकल की हम बात करें तो वो एनर्जी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू KBT, ये होती है। ओके, सो अब यहाँ पर अगर हमारे सैंपल में n पार्टिकल्स हैं तो उससे हम n से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो सॉरी, यहाँ पर सैंपल नहीं लेना है साइज, सॉरी, ये यहाँ पर जो एवरेज एनर्जी पूछी जा रही है वो देखिए यहाँ पर क्या हमसे पूछ रहा है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी कॉल दिस एवरेज एनर्जी, एंड इसी को एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी भी हम कह सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी F/2 KBT। एंड मोनोटॉमिक गैसेस जो होती हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। सो अगर यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करें तो ये हो जाएगा 3/2 KBT। दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस। एवरेज एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ओके, ये हो जाएगी। सो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगेन आपको एक बार जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो NCERT में दी हुई है उसको एक बार आप पढ़ लें, वहाँ से आपका ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हम थर्मोडायनेमिक्स से या KTG से, दोनों से ही कह सकते हैं क्या दिया हुआ है। लेट अस सी, अ सिलेंडर कंटेन्स, अच्छा इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर डिस्कस कर लें, वो आप जब उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसको देखेंगे तो वो बात हो जाएगी वहाँ पर कि ये है एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी या एवरेज एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं। सो अगर यहाँ पर हमारा एक मोल सैंपल हो जाए, अगर एक मोल गैसेस पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे Na एंड देन 3/2 KBT, ये हो जाएगा। अब Na इंटू KBT ये जो प्रोडक्ट होता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। सो दैट मीन्स कि अगर एक मोल सैंपल है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 3/2 RT हो जाएगी। तो दोनों तरह से एनर्जी लिखी हुई होती है, F/2 या 3/2 KBT करके भी लिखी हुई होगी और 3/2 RT करके भी लिखी हुई होगी। सो KBT जब यूज़ होता है तो जनरली वो एवरेज एनर्जी या सिंगल पार्टिकल की होती है, और जब RT करके लिखा हुआ होता है तो वो एक मोल सैंपल की एनर्जी होती है। ओके, सो ये एक एडिशनल पॉइंट इसमें यहाँ पे था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है KTG से ही हम कह सकते हैं कि ये है, इसमें क्या दिया हुआ है कि अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज। सो ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें जो आइडियल गैस रिलेशन हम यूज़ करते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू nRT। नाउ हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, that is mass of the system divided by its molecular mass, ठीक, into RT, this is PV। so यहाँ से mass of the substance, mass of the system divided by volume जो है यही हो जाएगा डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, P is equal to mass upon volume क्या हो गया, डेंसिटी into RT divided by capital M। so density is equal to pressure into molecular mass डिवाइडेड बाई R इंटू T, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमें दे रखा है 249 किलो पास्कल, दैट इज़ 10⁻³ हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो हमें हाइड्रोजन दे रखा है। अब यहाँ पर एक बात हमें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही, तो हाइड्रोजन गैस जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 2 ग्राम। दैट मीन्स कि एक मोल हाइड्रोजन गैस हम लेंगे तो उसका मास 2 ग्राम होगा, बट हमें यहाँ पर जो यूनिट रखनी है वो SI में रखनी है। सो हम उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम kg में रखेंगे। सो इट वुड बिकम 2 × 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई R की वैल्यू हमें दे भी रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 8.3 एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। सो 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस वुड बिकम 300 केल्विन। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, +3 -3 ऊपर से वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एंड
8.3 जो है, 8.3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें सो ये 24.9 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये 8.3 इसमें 30 टाइम्स चला जाएगा। ओके, और यहाँ से ये नीचे 300 लिखा हुआ है, सो 30 इसमें जो है वो 10 टाइम्स चला जाएगा, और ये 2 बच रहा है, सो 2/10 इज़ नथिंग बट 0.2। एंड हमने डेंसिटी कैलकुलेट किया है, अगेन यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी SI यूनिट में क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी उस हाइड्रोजन गैस की एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो ये बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG से दोनों आए हुए, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो जितनी चीज़ें थ्योरेटिकली थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG चैप्टर में दी हुई है, वहाँ से आप आसानी से ये सारी चीज़ें पढ़ के कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। 2019 एंड 20 में थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG से जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो ये थे, प्लस इसमें जो हमने आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड की है NCERT से देखने की, उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।